नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो दुनिया में दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य परिसर पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉइन शुरू किया और इस हमले में ईरान के कई प्रमुख सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। वहीं इस जवाब में पलटवार करते हुए ईरान ने इजराइल के शहरों और परमाणु ठिकानों पर हमले किए। तो इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही दुनिया भी दो खेमों में बंट गई है। दुनिया के तमाम देशों ने प्रतिक्रिया दी है। इसमें कई देशों ने इजराइल और ईरान का सीधे तौर पर समर्थन किया है, वहीं कई देशों ने न्यूट्रल स्टैंड रखा है। बता दें आपको कि जिन देशों ने इजराइल का समर्थन किया है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, स्वीडन, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है। और जिन देशों ने मतलब इजराइल के खिलाफ जाकर ईरान को सपोर्ट किया है उसमें रूस, चीन, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, ओमान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, जॉर्डन, अफगानिस्तान शामिल है। इसके अलावा जिसने संघर्ष को कम करने के लिए दोनों देशों से अपील की है उसमें संयुक्त राष्ट्र, भारत, जापान, आयरलैंड, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, इटली शामिल है। दरअसल भले ही ये जंग इजराइल और ईरान के बीच है, लेकिन इसके पीछे महाशक्तियों के प्रॉक्सी वार से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित कई प्रमुख शक्तियों का समर्थन मिला हुआ है। तो इसके विरोध में ईरान के साथ रूस और चीन जैसी महाशक्तियां खड़ी हुई है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है और ऐसे में अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। बता दें कि ईरान का सीधा हमला करने से हमला करने से बचता रहा है और ऐसे में ईरान पर इजरायली हमले के पीछे अमेरिका की सपोर्ट कोई नई बात नहीं है। अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। वहीं रूस यूक्रेन जंग में भी महाशक्तियों का प्रॉक्सी वार चल रहा है। इस जंग में रूस के पक्ष में चीन और उत्तरी कोरिया खुलकर खड़े हुए हैं, तो यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की शक्तियां खड़ी हुई है। ऐसा ही कुछ हाल हमास और इजराइल जंग का भी देखने को मिला। ऐसे में अब डर ये है कि कहीं महाशक्तियों का प्रॉक्सी वार दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ना झोंक दे। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ है जो कि रक्षा विशेषज्ञ। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब ये जो हालात फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच बनते हुए पूरे विश्व में हम देख रहे हैं उस पर आज हम बात करेंगे। झा साहब, मैं सबसे पहले आपका रुख कर लेती हूँ। क्या वाकई दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? जो हालात और जो स्थितियां उसको देख के कहा जा सकता है। जी हाँ, एक तरह से आप कहते हैं कि आज के दिन में दुनिया जो है वो विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हुई है, लेकिन ये कगार काफी दिनों से चल रही है और आशंकाएं लगाई जा रही है। अभी जबकि ऑलरेडी 3 जगह में युद्ध चल रहा है। एक तो आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, दूसरा इसराइल जो कि हमास को खत्म करना चाहता है, तीसरा सूडान में भी युद्ध चल रहा है। तो ये 3 फ्रंट अभी खुले हुए हैं और चौथा फ्रंट ये मिडिल ईस्ट का, जिसमें कि इसराइल को ट्रैक किया जा रहा है कि बाकी भी जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जो कि इस्लामिक जिहाद के प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमस हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, ये भी उनके खिलाफ में लगे हुए हैं। तो ये सारे जो फ्रंट्स खुले हुए हैं, इसमें ईरान एक बहुत
मेन प्लेयर था, क्योंकि ये जितने भी हमने जिहादियों का नाम अभी लिया हुआ है, ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं और ईरान ने शुरू से ही इनको अपना समर्थन दे रखा है, इनको उकसा रखा है। और जब अब अभी 5 दिन पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये सर्टिफिकेट दे दिया था कि उसको सारे जो ईरान के प्रतिष्ठान हैं यूरेनियम के, उसमें इंस्पेक्शन करने से मना किया जा रहा है। और उनकी आशंकाएं बहुत प्रबल हैं कि ईरान के पास में ऑलरेडी 92.5% ग्रेड के यूरेनियम आ चुके हैं, जो कि एटॉमिक हथियार बनाने के लिए सक्षम है। तो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है कि अब वो ईरान में इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान जो है, वो वहाँ के आयतुल्लाह ने बहुत पहले से ही अपनी मंशा बिल्कुल साफ जाहिर कर दी थी कि वो एटॉमिक हथियार बनाना चाहते हैं, वो इस्लामिक बॉम्ब बनाना चाहते हैं। और उस इस्लामिक बॉम्ब का पहला जो केंद्र होगा, पहला जो टारगेट होगा, वो इसराइल होगा। वो इसराइल को तबाह करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बहुत पहले से ही इस्लामिक देशों ने एक अपना नारा बना रखा है, रिवर टू सी, रिवर टू सी। मतलब वो इसराइल को अपने जमीन पे रहने देना नहीं चाहते हैं, उसको वो तबाह करना चाहते हैं। तो इसलिए ईरान का जो ये धमकी था कि जैसे उनके पास में इस्लामिक बम होगा तो वो इसराइल को उड़ा देंगे। तो आज के दिन में जब इन संगठनों ने, IAEA की बात कर रहा हूं मैं, ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो ईरान में अपना इंस्पेक्शन जो है कैरी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो बात चल रही थी वो बिल्कुल स्टेलमेट पे है, वो कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसराइल ने आप इसराइल के प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य देखिए आज से 1 साल पहले, जो उन्होंने UN के जनरल असेंबली में विश्व के सामने में दिया था कि चूंकि ईरान का न्यूक्लियर बनना हमारे लिए घातक है, हमारे जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए थ्रेट है, इसलिए हम ईरान को किसी भी शर्त पे न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं देंगे। अब जबकि सारे पॉइंटर हैं कि ईरान न्यूक्लियर स्टेट बनने की तरफ में आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए इसराइल का ये जस्टिफाई तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि अटैक किया हुआ है, लेकिन इसराइल का अपना दृष्टिकोण है अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए कि वो ईरान के सारे न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों को खत्म करे। और इसीलिए जो आपने इनिशियल अटैक देखा था, इनिशियल अटैक में 4 न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पे हमला हुआ था। हाँ। और पिछले जो एक दिन और था उसमें 2 और के ऊपर हमला हुआ है, खास करके तुर्कजाबाद, फर्दो, नेतांज, खोंदाब और मुबारकिया, ये जो न्यूक्लियर प्रतिष्ठान है इसमें ऑलरेडी हमला हो चुका है। फर्डो का टॉप फ्लोर जो पायलट प्रोजेक्ट था वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो अंडरग्राउंड 3 फ्लोर नीचे है वो अभी भी बचा हुआ है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये आप नेतन्याहू का वो बयान देख लीजिए कि वो अभी रुकेंगे नहीं जब तक उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। उनका मिशन जो है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उसका एक ही उद्देश्य है, ईरान को न्यूक्लियर बनने से रोकना। और इसमें अभी लविसान, अर्दकैन जो बुशेर शहर में है उसके ऊपर में लास्ट नाइट में अटैक हो चुका है ऑलरेडी। अनरक, अबदे और परचिन, ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में अटैक होगा। जब तक इनको बर्बाद इसराइल नहीं करेगा, इसराइल रुकेगा नहीं। अब इस बीच में क्या हुआ है कि इसराइल ने भी पलटवार किया हुआ है, सॉरी ईरान ने भी पलटवार किया हुआ है, और बहुत सारे लगभग 250 मिसाइल और ड्रोन उसने छोड़े हैं ये पिछले 2 दिन में। उससे ईरान का भी क्षति हुआ है, ईरान में भी जान माल का लॉस हुआ है। लेकिन इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ईरान का न्यूक्लियर बनना। तो ये जो सिविलियन इंस्टॉलेशन पे इसराइल में जो अटैक हुआ है, इसके लिए इसराइल ने फिर मन बना लिया है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान का मेन जो फोर्स है उसको भी तबाह करना। तो पिछले 2 दिन में ईरान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान का जो मेन रिफाइनरी है तबरेज, उसके ऊपर में अटैक हुआ है। शहरान ऑयल डिपो है, बहुत बड़ा ऑयल डिपो है, कहते हैं कि वहाँ पे मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ ऑयल वो वहाँ पे जमा है। इसके अलावा गैस रिफाइनरी है फेज 4 का, जो कि साउथ पास में आता है। ये सबों पे भी अटैक हुआ है और आने वाले दिनों में आप इस अटैक का दायरा बढ़ते हुए देखेंगे। विश्व के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अभी सिर्फ 2 कंट्री हैं जो कि इन्वॉल्व है, वो है इसराइल और ईरान। लेबनान ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो पहले ही उसको बर्बाद किया जा चुका है। यमन
अभी इसको ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं है, और न ही सीरिया अभी हम्म। अपने आप को ईरान के साथ में दिखाना चाहता है, क्योंकि सीरिया का जो अभी तख्ता पलट हुआ है, वो उसके चलते वो अपने का आपको विश्व के वेस्टर्न खेमे में दिखाना चाहता है, जिससे कि उसके जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो हाँ हाँ आसान हो। इसलिए अभी वॉर सिर्फ ईरान और इसराइल के बीच में है, और इसराइल बहुत भारी पड़ेगा ईरान के ऊपर में। नेहा जी। ठीक है। लेकिन दिनेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अब जो हालात है, जो स्थितियां हैं, उसके अंदर खुलकर भी समर्थन दिया जा रहा है। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इसराइल के समर्थन में है, जबकि ईरान के समर्थन में अमेरिका दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, रूस और चीन दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके साथ ही क्या जो भारत का स्टैंड है, वो आपको लगता है कि उसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए, खुलकर समर्थन किया जाना चाहिए? नेहा जी, देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात पहले ये बताना चाहता हूं कि ईरान के ऊपर जो है हमले के बारे में इसकी आशंका और इंडिकेशन तकरीबन मंगल या बुधवार के आसपास ही लग रहे थे कि ईरान के बरखिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन होगा, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर इजराइल की तरफ से हो। क्योंकि अमेरिका ने जो है अपना इराक से और मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो उसके नवल बेसिस है वहां से अपने फैमिलीज को और कुछ एक्स्ट्रा लोगों को जो है वापस अमेरिका में बुला लिया था। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन था। दूसरा जो है, जो उन्होंने 60 डेज का 2 मंथ का जो नेगोशिएशन का पीरियड दिया हुआ था, वो भी थर्सडे को जो है वो खत्म होता था, तो फ्राइडे को जो है इजराइल ने कर दिया। इजराइल ने क्यों किया, क्या कुछ किया, तो ये हमारे झा सर ने जो है पूरी तरह से डिटेल में बता दिया, तो उसमें कुछ खास ऐड करने का नहीं। अब आ जाती है भारत की स्थिति। देखिए, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, और क्योंकि इससे हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि हम जो है 80% ऑयल जो है वो हम मिडिल ईस्ट से जो है इंपोर्ट करते हैं। अगर वहाँ पर ये युद्ध ज़्यादा दिन तक चलता है तो ऑयल प्राइसेस के अंदर और ज़्यादा उछाल आएगा, जो कि हमारे घरेलू इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा। इसको पूरे इस तेल की मांग को पूरा करने के लिए हमें दूसरे रिसोर्सेज के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो वेनेजुला है, रशिया है, या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिसमें की लागत भी ज्यादा होगी, और साथ के साथ जो है जो समुद्र में इंश्योरेंस होती है उसके रेट भी। में हमारे तकरीबन 8 लाख लोग जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, और हर महीने जो है तकरीबन काफी फॉरेन करेंसी जो है वो रेमिटेंस के तौर पे भारत में भेजते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तीसरा जो है, अब हमारे संबंध जो हैं वो ईरान के साथ, इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, तीनों के साथ जो है हमारे बड़े अच्छे संबंध है, और हमें जो है हमारी डिप्लोमेसी को जो है एक टाइट रोप के ऊपर चलना पड़ेगा। ईरान के अंदर जग जाहिर है कि हमारे इंटरेस्ट है, हम तेल लेते हैं उनसे, दूसरा चाबहार पोर्ट है। इजराइल से हमारा दोस्ती है, उनसे हम वेपन लेते हैं, और अमेरिका के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ऐसे समय के ऊपर जो मैं एक नागरिक होने के तौर पर समझ सकता हूं कि हमें जो है बड़ा सोच समझकर जो है साथ देना पड़ेगा, ताकि हमारे खुद के देश के हितों के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। ये बात अलग है कि कोई क्वेश्चन कर सकता है कि पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इजराइल ने खुलकर हमारा समर्थन किया था, वो दूसरा एस्पेक्ट हो जाता। लेकिन अभी हमारी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि तीनों पार्टीज जो हैं वो हमारे साथ हमारे अच्छे संबंध है, और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इन तीनों देशों के साथ जुड़े हुए हैं। तो खुलकर समर्थन की बात तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस प्रकार की करेगा, वो अवॉइड करेगा, और अपना यूनाइटेड नेशन ने जैसी अपील की है उसी प्रकार की वो अपील कर सकता है कि संयम से काम लीजिए, बातचीत से, नेगोशिएशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इजराइल आज की तारीख के अंदर वो चाहता है कि अमेरिका जो है वो इस युद्ध के अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन अमेरिका ने बहुत क्लियर कट अपना स्टेटमेंट दिया था कि इस युद्ध में या इस हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी क्रिटिकल है। अगर बाई चांस इजराइल जो है पूरी तरह से परमाणु प्लेस
बेसिस को ईरान के अंदर नहीं बर्बाद करता तो वो तब तक लगा रहेगा। ऐसी हालत में ईरान जो है, हो सकता है ईरान जो मिडिल ईस्ट के इजी टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर वो हमला करे, क्योंकि उसने पहले भी कहा था कि मैं बाकी जो तेल के सूत्र हैं बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जो जो इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट करेगा मैं उनके ऊपर भी अटैक करूंगा। अगर इस प्रकार का अटैक होता तो मिडिल ईस्ट के अंदर काफी कंट्रीज जो हैं वो एक साथ जुड़ेंगे और युद्ध में एक से ज्यादा कंट्रियों की भागीदारी हो जाएगी। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जहां पर उनके बेसिस है, अमेरिका के बेसिस है, अगर कोई अमेरिकन की डेथ होती है या नवल बेसिस के ऊपर ईरान कोई हमला करता तो ऐसी हालत में अमेरिका को आना पड़ेगा, बीच में युद्ध में आना पड़ेगा। उस समय की स्थिति का हम इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन इस क्राइसिस के अंदर जो सबसे ज्यादा फायदे में है वो है रशिया, क्योंकि अगर तेलों की कीमत बढ़ती है या इनके ऊपर और सैंक्शन लगती हैं तो रशिया को तो अरबों डॉलर का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तेल के भंडार हैं और वो अपना तेल जो है बेचना शुरू कर देगा टू मेंटेन। तो ऐसी हालत के अंदर अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व होती है। जी नेहा। ठीक है झा साहब, एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए अगर खुलकर भारत किसी का समर्थन नहीं करता, ना ईरान का ना इजराइल का, तो ऐसे में क्या वही स्थिति देखने के लिए मिलेगी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव की स्थिति थी तो किसी ने भी भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया था। तो ऐसे में क्या खुलकर समर्थन ना करना यही वापस आता है? कहते हैं ना जो करते हैं वही वापस मिलता है, तो क्या इसको इससे कनेक्ट करके देखा जा सकता है? देखिए नेहा जी, जहाँ तक भारत पाकिस्तान का सवाल था तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यूरोपियन देशों को पसंद नहीं है, और वो था रशिया और यूक्रेन युद्ध में भारत का न्यूट्रल रहना या फिर रशिया से तेल गैस खरीदना जिसके पैसे के रशिया को जाते थे। ये एक ऐसा बिंदु था जो खुला हुआ बिंदु था जो कि यूरोपियन यूनियन को या फिर अमेरिका को पसंद नहीं आया था। दूसरा, जब अमेरिका ने ऑफर दिया था कि हम आपको F-35 देते हैं या और कुछ देते हैं, तो ये ऐसी चीज थी जिसमें कि भारत ने अपनी जो पॉजिटिव इंटेंट है वो दिखाई नहीं थी। तो इसका एक झटका देना चाहता था अमेरिका या फिर पूरा का पूरा जो नेटो कंट्री कह लीजिए, तो जो कि जायज नहीं था और उसका साथ हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट में खुला साथ नहीं मिला, तो इसकी आप अपेक्षा भी मत कीजिए। देखिए आज के दिन में जो यूक्रेन लड़ रहा है वो नेटो के बिहार पे ही लड़ रहा है। यूक्रेन का अपना तो कुछ नहीं है कि वो रशिया के साथ में मिले, लेकिन यूक्रेन के साथ में कोई नहीं लड़ाई कर रहा है। यूक्रेन की खुद की जनता, यूक्रेन के आर्म फोर्सेस, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन पूरा तबाह हो रहा है। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उसको उकसाने का काम करते हैं, उसको चढ़ाने का काम करते हैं, तो यूक्रेन खत्म हो गया। दूसरा, भारत ऐसा नहीं बनना चाहता था। भारत ने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था, जिहादी तंत्र पे अटैक किया था। पलटवार जब पाकिस्तान ने किया अपनी जिहादी संगठनों के सपोर्ट में, तो भारत ने फिर इसको सबक सिखा दिया। कहते हैं ना कि यू हैव टू हैव ब्लीडिंग नोज, तो वो ब्लीडिंग नोज पाकिस्तान को देख के लड़ाई फिर रोक दी वहां पे। ये दोनों चीजें अलग हैं। आज के देखिए आपने जो सवाल पूछा था कि क्या विश्व युद्ध होने जा रहा है, क्या सारे जो खेमे बन रहे हैं, तो अभी जो इस्लामिक देश हैं उसका एक अपना खेमा नहीं है, वो आज के दिन में बटा हुआ है। कुछ यूएस के खेमे में है, जैसे सऊदी, यूएई, कुवैत, इजिप्ट, जॉर्डन, कुछ सब सहारन कंट्री हैं, वो आज के दिन में यूएस के खेमे में है। अब ईरान के खेमे में लेबनान बच गया, यमन बच गया, इराक भी आज के दिन में ईरान के खेमे में जा रहा है। सीरिया अभी नहीं आएगा। सीरिया हालांकि ईरान के साथ में रहना चाहता है, लेकिन उसको अपनी जो प्रेजेंस है वो ईयू के खेमे में भी दिखाना चाहता है वो, क्योंकि उसको अपने सारे सैंक्शंस हटवाने हैं। बाकी बचे जो दो रेडिकल इस्लामिक देश हैं, एक तुर्की और एक पाकिस्तान, ये कहीं भी जो जिहादी नेशंस हैं या रेडिकल नेशंस हैं या इस्लामिक नेशंस हैं, उसके साथ में अपने को खड़े होने का कम से कम जो ड्रामा है वो जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो कहीं पे भी क्लियरली रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको अमेरिका से हेल्प चाहिए। क्यों, अब वहाँ के जो न्यूक्लियर संस्थान है पाकिस्तान के, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि
अमेरिका का काफी ज्यादा होल्ड है। अमेरिका का कुछ न्यूक्लियर जो वॉर हेड है वो पाकिस्तान के सरजमीन पे है, जिसके लिए कि उसको वो सपोर्ट देता आ रहा है, जिसके लिए उसको वो हमेशा एड देता आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अब एक और खेमा जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है रेडिकल इस्लामिक नेशंस के। उसमें पाकिस्तान, उसमें तुर्की, अफगानिस्तान, कतर, ईरान, और ईरान की जो प्रॉक्सी हैं वो उज्बेकिस्तान बहुत बड़ा रेडिकल नेशन बनने जा रहा है। कुछ सब सहारन कंट्री जैसे माली और कुछ उस पूरे एरिया के वो उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। और ओआईसी ब्लॉक के भी कुछ या गल्फ कॉर्पोरेशन जो है उसके कुछ नेशंस उस रेडिकल नेशंस में खड़े होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के दिन में ये कह नहीं सकते, क्योंकि जॉर्डन और इजिप्ट का इसराइल के साथ में संधि है, अभी वो डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। उधर सऊदी जो नेक्स्ट है वहां पे वो अमेरिका के साथ में खड़ा है। तो ये खेवा अभी बनने नहीं जा रहा है। कम से कम तीसरे विश्व युद्ध की जो हालत होगी वो अभी फिलहाल नहीं देख रहा है। अभी सिर्फ ईरान अकेला खड़ा है, बिना लेबनान के सपोर्ट के, बिना यमन के सपोर्ट के। यमन वैसे भी किसी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो ईरान को सपोर्ट करेगा। लेबनान से आकांक्षा या अपेक्षा थी, लेकिन अभी लेबनान में यूएन की जो पीस कीपर फोर्स है वो वहां पे हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में फिर से अटैक ना हो उसके लिए वहां खड़ी है। तो आप ये मान के चलिए कि लेबनान अभी किसी खेमे में नहीं जाएगा। तो इसलिए सब मिला जुला के अगर आप देखें तो ईरान जो है वो आज के दिन में अकेला खड़ा है, लेकिन ईरान के पास में काफी स्ट्रेंथ थी और उसका अपना रिपब्लिकन गार्ड जो है वो काफी सशक्त था। वहाँ की एयरफोर्स बहुत कमजोर थी, वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कमजोर है। पिछले साल में रशिया ने उसको S-300 दिया था, लेकिन वो S-300 आज के दिन में नाकाम इसलिए है कि ईरान के अंदर में ही कुछ एंटी ईरानी तत्व हैं जिसको इसराइल बखूबी यूज कर रहा है। और वहां के ईरान के अंदर के ड्रोन, ईरान के जो S-300 के रडार प्रणाली है और कुछ और जो एयर डिफेंस के रडार प्रणाली है उसको उस पे अटैक करके उसको खत्म कर दिया है। तो अगर आपके पास में रडार नहीं है तो आप अंधे हैं। कोई भी विश्व का कोई भी देश जो कि वॉर में जा रहा है, अगर उसका रडार खत्म कर दिया गया है तो वो अंधा है। इसका एक स्वरूप हमने पाकिस्तान में भी देखा था। तो ये अंधे कंट्री अभी वॉर लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए इसराइल मनमानी अगर वो करना चाहेगा तो वो ईरान के किसी भी प्रतिष्ठान को खत्म करेगा, और उसके लिए अभी भी टास्क बचा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था 5 संस्थान ऐसे हैं जहां पे के यूरेनियम का परिष्क्रमण चल रहा है 60% से ज्यादा या फिर 90% के आसपास में, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेपन ग्रेड के लिए है, न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए हैं। तो इसराइल ऐसे प्रतिष्ठानों को खत्म करेगा, लेकिन इसराइल भी जानता है कि ये वॉर बहुत दिनों तक खींचना उसके लिए उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि जब उसका अटेंशन इधर आ रहा है उसका अटेंशन हमास से निकलेगा, उसका अटेंशन लेबनान से निकलेगा, सीरिया से निकलेगा। सीरिया, लेबनान में हिजबुल्ला है और गाजा में हमास है। तो ये सारे जो दैत्य उसके आसपास में घिरे जो पैदा हो गए हैं, ये इसराइल को हमेशा चुनौती देता रहेगा। बिल्कुल, क्या स्थिति बनती है इससे उस पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।